दिख तो नहीं रहे, बढ़िया। ऑल गुड। चले जी। आज वोकैबुलरी आपको दिख ही गया होगा। और आपका कोई डाउट होगा लास्ट वाले सेशन में तो वो तो पूछूंगी, मतलब वो तो आप पूछ सकते हैं। बिफोर दैट आई विल आस्क सम क्वेश्चंस। तो रेडी? हमारा टॉपिक सिर्फ नाउन, सॉरी, टेंसेस एंड कंडीशंस ये हुआ है, ठीक है ना? नाउन नहीं हुआ ना अभी। तो उसी से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आज। नाउन से नहीं भाई, टेंसेस एंड कंडीशनर्स हुआ है ना। चलो ठीक है, बताओ इतना स्कैटर्ड होकर के क्यों बैठे हो? सब ठीक है? ऑल फाइन? ओके। क्या पूछूं? अच्छा, तुमसे पहले पूछूं? अभी पूछ रही हूँ, बस 1 मिनट का टाइम दो मेरे को। क्वेश्चन है हमारा कि सपोजिंग सपोजिंग he had helped me, I would pass the exam। एक तो ये। अभी इसमें मैं आपको चलो पार्ट चेंज कर देते, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। बहुत सोच समझ के बताइए किस पार्ट में एरर होगा। ये एनी लिखा है, दैट मीन्स नो एरर। इफ यू थिंक देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस यू कैन ऑप्ट ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट। इफ he came and called me, I should join the party at his place। राइट, चलो इसमें भी पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी सेज नो एरर। पहले तो तुम लोग ये बताओ, उसके बाद आई जंप टू पहले क्वेश्चन में क्या है गलती। सी? हाँ हाँ होगी, मैं तो आई एम जस्ट सेइंग क्या है वो पीछे वाली रो, चारों चारों का क्या, वो क्या कहते हैं, मत है? सी या डी? जल्दी सोच रहे हैं। अच्छा चलो आप बताओ दोनों। सी? ओके बेटा, आप ए, आप अब मैं बताती हूँ, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। वो कह रहे बी, यू आर सेइंग बी राइट? व्हाट यू आर सेइंग? ये तुम्हारा पहला क्लास है क्या बेटा? दिस इज योर फर्स्ट क्लास? नहीं तो बोलो, अपना क्लास समझ के बोलो। डी मतलब कोई एरर नहीं लग रहा? तुम लोगों का आ गया अल्पमत। चलो आइए बात करते हैं। हाँ इसने कंफ्यूजन हो गया। चलो मैं एक चीज बताती हूँ आपको। ये वाला अच्छा, इसमें इफ क्लॉज, सुनिए मेरी बात सारे लोग, इसमें इफ क्लॉज कौन सा है? सपोजिंग वाला, एवरीबडी नोज राइट? तो ये हमारा इफ क्लॉज है और ये किस टेंस में है? पास्ट परफेक्ट में, ठीक है? तो इसका मतलब ये पार्ट तो सही है, पास्ट परफेक्ट का रूल आपने पढ़ा है, तो ये पार्ट तो सही है, इसमें तो कोई गलती नहीं है। तो ठीक है, ये पार्ट सही है। अब आगे आते हैं आई वुड, ये भी पार्ट सही है ना? आई वुड यहां तक तो सही है ना भाई? यहां तक हमने ब्रेक किया क्वेश्चन को, यहां तक सही है। लेकिन लेकिन देखो, अब ये आपको पता होगा टाइप 3 कंडीशनल मैंने जो पढ़ाया था उसमें बताया था कि अगर आपका इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट में होगा तो मेन क्लॉज में हो जाएगा वुड हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वुड तो वहां तक सही लिखा, पार्ट बी तो सही है, यहां पर और लिखना होगा हैव पास्ट, ठीक है? तो ये आपको अभी एग्जाम में जो आएगा वो यहाँ पे एरर नहीं बताएंगे, आपको यहाँ पे एरर बताना पड़ेगा, क्योंकि इतना तो सही है, बी तक तो सही है, बी तक तो कोई एरर है नहीं, क्योंकि वुड लगता है तो वुड लगा हुआ है, और हैव पास्ट जो है वो लगाना था। तो अब होता क्या है कि आप कहते हो कि मेरे को रूल्स पता है और पता भी है, लेकिन लगा के ये वाला चले आओगे तो अब एग्जामिनर क्या करेगा?
पीईटी का एग्जाम था, तुम लोगों में से किसी ने कोई गया था देने? अच्छा, इंग्लिश, इंग्लिश बहुत सिंपल आई थी। नहीं, मैंने चारों पेपर सॉल्व करके दिए थे ना चैनल पे। हाँ, क्या हुआ बेटा? क्लियर हुई बात? टाइप 3 कंडीशनल है और पहले भी शायद तुम लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। क्लियर हुई? अच्छा चलो ठीक है। अब यहाँ पर एरर इसमें सी पार्ट में आया, अगर आपको आंसर लगाना होगा ना तो आप सी लगाओगे। ये बताओ, कोई कंफ्यूजन हो? किस में है बताओ? बी फॉर बॉय, हाँ इसमें सबको समझ आ गया। क्योंकि देखो इसमें लिखा है इफ ही केम एंड कॉल्ड मी, अगर वो आया और मुझे कॉल किया तो ये सेंटेंस आपका पास्ट में है, ठीक है। और अगर ये पास्ट में है ना, तो ये जो शुड है ना, ये कभी पास्ट में आता ही नहीं है, ये प्रेजेंट का सजेशन देने वाला मॉडल वर्ब है। तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे वुड, ठीक है। तो यहाँ पे एरर था, बी पार्ट में एरर था, मतलब इसका जो आंसर आता आपका एग्जाम में वो बी आता, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल यही रहता है आपके एग्जाम का, कॉन्सेप्ट थोड़े से मतलब वजनदार रहते हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं, आप लोग कर लोगे। अच्छा, टेंसेस के एक तो ये क्वेश्चन आ गया, एक एक और क्या क्या आते हैं मैं एक और पूछ लेती हूँ। जैसे कहा कि ये नहीं, इरेजर, बिफोर आई कॉल्ड हिम ही लेफ्ट द प्लेस। एक ये जो है काफी पूछा जाता है, इसमें भी ब्रेक कर देते हैं पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। एनी वाला पार्ट डी हो जाएगा। तो क्या लगता है क्या? आ, ए बी सी, अब इसमें देखो, अब इसमें ऐसे निकालना है कि किस में कोई गलती नहीं हो सकती, तो सारे ये और ये वाला ऑप्शन छोड़ के दो में मतलब जुआ खेलेंगे, मतलब दो के साथ बोलेंगे। अब बी क्यों होगा? हैड लेफ्ट। इसमें क्या होता है कि जब भी कोई भी सेंटेंस में दो एक्शंस होते हैं, ठीक है, तो एक एक्शन जो बहुत पहले हो रहा होता है वो पास्ट परफेक्ट में जाता है, ठीक है। तो बिफोर आई कॉल्ड हिम, मेरे कॉल करने से पहले ही लेफ्ट द प्लेस, वो वहां से जा चुका था। तो वहां पर तो मेरे कॉल करने से थोड़ा पहले हुआ, लेकिन वो बहुत पहले जा चुका था, तो जब वो चला ही गया तो काम ही खत्म हो गया। तो ही हैड लेफ्ट द प्लेस हो जाएगा, वो वहां से जा चुका था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जब भी दो एक्शंस पूछे जाते हैं तो ये टेंस का मतलब सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कुछ चीजें हैं अभी प्रैक्टिस में आएंगी तो फिर से हम इनको करेंगे। और अब इसके बाद वोकैबुलरी, आई कीप आस्किंग द क्वेश्चंस इन बिटवीन, मैं बीच बीच में क्वेश्चंस पूछती रहूंगी। हाँ जी, तुमने अपना लुक चेंज कर लिया क्या? सब ठीक है? सब ठीक है, ऑलराइट। हाँ चलो जी, फिर शुरू करते हैं हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। देखो आपके एग्जाम में दो क्वेश्चंस, प्रीलिम्स में 100% इस वाले टॉपिक से, और मेंस में 6 से 7 या कहो 7 से 8। अभी थोड़ा सा मतलब सिलेबस चेंज हुआ है, तो ऐसा मान के चलो कि मतलब 5 से 6, इससे कम नहीं होंगे मेंस में, ठीक है। प्रीलिम्स में दो क्वेश्चंस हर हालत में, मतलब 4 नंबर के, और मेंस में आपके 6 से 7 क्वेश्चंस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के जरूर पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपका देखो अभी पीईटी का पेपर हुआ था, इसमें मैंने क्लास में स्टूडेंट्स को करा दिया था, पीईटी वाले बैच में मैंने कहा था कर लो एक बार, हो सकता है पूछ लिया जाए, और उसमें भी एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था। मतलब पीईटी का पैटर्न ये था कि पैसेज से दो क्वेश्चंस आए थे, एक इस वाले टॉपिक से आया था, एक एंटोनिम का, एक सिनोनिम का, 5 क्वेश्चंस आए थे उसमें,
ठीक है। हाँ, अरे ऊपर पहले पहले क्वेश्चन का आंसर दोगे। हाँ, मेडिसिन। अब देखो, एक क्वेश्चन होगा, चार स्टेटमेंट्स होंगे, चार वर्ड्स होंगे, आपको इसमें से एक राइट वर्ड बताना है। मेडिसिन गिवन टू काउंटर एक्ट पॉइजन। जो पॉइजन होता है उस पर काउंटर एक्ट करना, मतलब विरोध करना उसका, क्या होता है वो? एंटीसेप्टिक नहीं होता है। सेप्टिक जो है वो पॉइजन नहीं है। सेप्टिक एक तरीके का सेप्टिक है, मतलब क्या इसको बोलेंगे हिंदी में, घाव का काइंड ऑफ। एंटीडॉट होता है, ठीक है। एंटीडॉट इज द थिंग, जो ये एंटीडॉट लिखा हुआ, ऑप्शन सी, ठीक है। एंटीडॉट, हाँ, ये इसको बोलते हैं विष हर औषधि। औषधि, यस। तो एंटीडॉट इज द राइट थिंग। अभी देखो, जैसे कोविड के लिए, पैंडेमिक के लिए अभी एंटीडॉट सर्च किया जा रहा था। हाँ, इसका एंटीडॉट बना लो, उसका एंटीडॉट बना लो। मूवीज में बहुत बनाते हैं एंटीडॉट। हाँ, क्रिश क्रिश से मैंने भी सबसे पहले एंटीडॉट क्रिश से ही सुना था शायद। उसके पहले भी नहीं, एक दो ऐसी और भी मूवीज आई हैं, घमासान, जिसमें एंटीडॉट बनाते हैं। हाँ जी, आज कोई ऐसा भी है जिसका पहला क्लास है? नहीं है? आपका आपका नहीं है? दिस इज योर फर्स्ट क्लास? तुम लोग इस हफ्ते का, इस दिन का, इस घंटे का, इस मोमेंट का पहला क्लास बता के हाथ उठा जरूर देते हो, किसी दिन पकड़े गए समझ लेना तुम लोग। ओके। अच्छा, अब यहाँ पर एंटीडॉट तो पता चल गया। एंटीबायोटिक्स, जो बायोटिक्स के अगेंस्ट, मतलब जीवाणु रोधी होता है। और एंटीसेप्टिक, सेप्टिक के अगेंस्ट काम करने वाला। और एंटी फंगल, मतलब फंगल इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करने वाला। तो ये टर्म्स हैं जिनको आपको समझना है, ठीक है। सेप्टिक का मतलब घाव होता है जनरली। घाव के अगेंस्ट काम करने के लिए हमें एंटीसेप्टिक दिया जाता है। जीवाणु, जीवाणु और फंगल, वो मतलब फंगल अलग है। फंगल एक तरीके का फैलने वाली एक डिजीज है, हाँ, फंजाई से रिलेटेड। तो ये सबके देखो, जिसके एक चीज और है, जिसके साथ में एंटी लिख देंगे इसका मतलब हो जाएगा विरोध। एंटी का मतलब ऑपोजिट। तो ये क्वेश्चन समझ आ गया? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं इसे समझने में? चलो दूसरा बताओ। इसे पहले से याद है, शादी से नफरत। स्वयं क्या है? मिस हो गया, मिस चाहिए? क्या है वही तो मैं पूछ रही हूँ। ये क्या है? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अब सारे लोग ध्यान से सुनो। मिसो मतलब हेट। जहां पर भी मिस या मिसो वर्ड आएगा, दैट डिनोट्स हेट। तो यहाँ पर ये आप लिख लो, ये टर्म्स आगे भी काम आएंगे। मिसो का मतलब हेट होता है हमेशा। हेट, नफरत। तो अगर किसी टर्म में मिसो लिखा हुआ है, सो मेक श्योर वहां पे किसी ना किसी से नफरत ही करी जा रही होगी। अब आते हैं, गेमी टर्म जो है, गेमी जहां पर भी आएगा वो किसको डिनोट करेगा? मैरिज को। ऐसे ही अगर अभी अभी देखो, सारे टर्म्स आपको ये रूट वर्ड्स वाले टर्म्स हैं, अभी याद कर लोगे तो आगे काम आएंगे। फिर आएगा हमारा, जैसे अब कहीं पर लिखा है अगर GYNE, जिनी या गाइनी, किसको रिलेट करेगा? हमेशा वुमेन को रिलेट करेगा। महिला के लिए हमेशा गाइनी टर्म यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और टर्म लिख लो, कहीं पर अगर एंथ्रोपी आया हुआ है, देखो ध्यान से, एंथ्रोपी, एंथ्रोपी अगर कहीं आया हुआ है तो हमेशा मैनकाइंड या मानव को रिलेट करेगा। मैनकाइंड, मैनकाइंड का मतलब मानव। तो ये चारों जो वर्ड्स है ये बार बार आएंगे, और जहां भी आएंगे वहां ऐसे ही आएंगे, तो इनका आंसर देना विल बी वेरी सिंपल फॉर यू। तो वन हु हेट्स मैरिज के लिए राइट ऑप्शन अब आप बता दोगे। मिसो मतलब हेट और मैरिज मतलब गेमी, तो मिसोगेमिस्ट हो गया यहाँ पे। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, मिसोगेमिस्ट, ठीक है ना? हम्म। अच्छा, अगर प्यार होता तो क्या करते? पॉली नहीं, फिलो। मिसो का मतलब हेट होता है और फिलो का मतलब आशिकी। ये जो फिल है,
या फिलो है, ये हमेशा लव को डिनोट करता है। तो अगर फिल कहीं पर लिखा हुआ है, फिलो है, अगर इसको फिलोगेमिस्ट कर देते, मतलब ये तो मिसो है, अगर इसको हम फिलोगेमिस्ट कर देते तो प्यार हो जाता, शादी से प्यार। अब बात ये है, क्या हुआ, सब ठीक है? रविंद्राज आईएएस में आपका बहुत बहुत स्वागत। किसी ने कहा रास्ते में आते आते? नहीं कहा, चलो मैं कह रही हूँ, तुम लोग का तो पहले ही हो चुका होगा स्वागत, तो मार नहीं पड़ती यहाँ। हाँ, तो टर्म है फिलोगेमिस्ट, ये तो मिसो हो गया, वो फिलो हो गया। तो शादी से प्यार है तुम लोगों को? होना भी नहीं चाहिए, पता चला लड़कियों की कमी हो जाए, इतना प्यार है 10 शादियां करके रखी हैं। हाँ, तो इसीलिए एक का ही सपना देखो, तुम लोगों के लिए एक ही काफी है। हाँ जी, मिस एंथ्रोपी, एंथ्रोपी का मतलब मैनकाइंड और मिस का मतलब नफरत, तो इसका मतलब पूरी तरह क्या हो जाएगा, मानव से नफरत बन गया अपने आप ही। मिसोजिनिस्ट, कहां से आते हैं ये लोग, महिलाओं से नफरत, महिलाओं से नफरत। ये हो गया हमारा पॉलीगेमिस्ट, पॉली मतलब बहु, बहुत सारी शादियां, बहुत सारी शादियां, बहु विवाह। चलो सबके मतलब लिखो, सब मैं पूछूंगी बाद में। एक जो स्क्रीन आपकी आएगी उस पे 5 नहीं 8 वर्ड्स होंगे आपके लिए, वो 8 वर्ड्स आपको याद करने हैं। ये कोई चैलेंज नहीं है, इट इज अ वेरी सिंपल टास्क। अगर आप 8 वर्ड्स याद कर ले रहे हो सो इट इज अ वेरी सिंपल टास्क। अभी मैं पूछूंगी, आई विल आस्क देम आफ्टर अ व्हाइल। हो गया? इंग्लिश को समझने में 3 महीने लग जाते हैं अगर आपने पहले कभी पढ़ी नहीं है। अगर आप 3-4 महीने पढ़ते हैं ना इंग्लिश, सच में मतलब ऑनेस्टली अगर आप पढ़ते हैं, तो उसके बाद आपको थोड़ा समझ आता है कि जो पहले हम सोच रहे थे कि हमें आता है वो एक्चुअली नहीं आता था। ये मैं आपको बता देती हूँ। आज आप अपने आप को जो शहंशाह समझ रहे हो, 3 महीने बाद आपको पता चलेगा, व्हेन यू कीप लर्निंग दिस लैंग्वेज, कुछ महीनों बाद यू विल रियलाइज कि पहले हमको नहीं आता था लेकिन हमें लगता था कि हमें आता है। ये प्रॉब्लम है, पता है, ये इंग्लिश का प्रॉब्लम है। मुझे भी लगता था कि मुझे बहुत आता है, बट व्हेन आई केप्ट लर्निंग लाइक मोर देन 5 years, नाउ आई रियलाइज्ड देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। ओके, सो आपको लगेगा कि हाँ इट्स फाइन, लाइक आई एम वेरी इंटेलिजेंट इन दैट। तो जो है, थोड़ा सा अपने आप को अभी अलर्ट हो जाओ, पढ़ने की जरूरत है अभी थोड़ा सा, मतलब अभी इसलिए क्योंकि फिर आगे फिर आपको फिर पता चल जाएगा आप ज्ञानी हो, फिर और नहीं पढ़ोगे, तो अभी से थोड़ा सा ना पढ़ने लग जाओ। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये हट जाता है। ओके, बताओ जरा क्वेश्चन का आंसर, तुक्का मारो, मैं इसका मीनिंग बता देती हूँ। लिखा हुआ है वन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आपको मैं बता दूं, ऑल दिस क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड। बता दिया ए, पहले मेरे को इसका आंसर बताने दो। लिखा हुआ नहीं, इसका मीनिंग, वन हु स्पेशलाइजेज इन द मैथमेटिक्स ऑफ इंश्योरेंस। बीमा यानी इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का ज्ञान किसको सबसे ज्यादा होता है, मतलब इंश्योरेंस के ज्ञान में महारथी कौन होता है, उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शंस हैं, अ स्टैटिस्टिशियन मतलब वाणिज्यिक, एन एक्चुअरी, इसका मतलब क्यों बताऊं, एजेंट और इंश्योरेंट। क्या लगता है कि कौन सा राइट ऑप्शन? बी और डी जिंदगी ले लेंगे तुम्हारी बी और डी में सबसे ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। अब मैं आंसर्स बनाती हूँ, जैसे अभी पीटी का पेपर ही आया तो उसमें आंसर बना, तो उसमें डी बी और सी इतने ज्यादा थे, मुझे लगा बच्चों का क्या हुआ होगा, मतलब बी एंड सी, बी एंड सी, इसके अलावा आंसर ही नहीं मिल रहे थे। मतलब एक तो पूरी सीरीज चलती चली आई जिसमें बी एंड सी था, ए और डी तो आया ही नहीं था। मतलब मैंने सोचा कि अगर स्टूडेंट्स अगर बी और सी में डाल ले ऐसे तो फिर लाइफ बन जाएगी। ए और डी तो बहुत ही रेयर था। हाँ, इसने सही बताया, बी है। देखो मैं बताती हूँ, तुम लोगों को थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा। जब मैंने कहा इसका हिंदी नहीं बताऊंगी, क्योंकि इसकी हिंदी भी पता होगी एजेंट की, है ना। एजेंट किसी का भी हो सकता है, जरूरी नहीं इंश्योरेंस का ही हो। स्टैटिस्टिशियन मतलब वाणिज्य के लिए बात करता है, लेकिन बीमा के लिए बीमा का गणित सिर्फ एक्चुअरी को आता है।
एक्चुअली का मतलब होता है बीमांकिक। ही इज अ पर्सन, मतलब एक्चुअली वो पर्सन होता है जो आपको सब बता देगा, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के पहले भी, जिंदगी के बीच में भी, जिंदगी के ऊपर नीचे जो आता है वो सब बता देगा, तो वो एक्चुअली होता है। और रहा इंश्योरेंट, इंश्योरेंट तो वर्ड ही गलत है, इंश्योरेंट तो कोई वर्ड होता ही नहीं है, इसको तो ऐसे ही हम बोल देते हैं बोलचाल की भाषा में। और एजेंट और स्टैटिस्टिशियन, ये आपको पता है, एजेंट किसी का भी हो सकता है, हजारों चीजों के एजेंट होते हैं। तो राइट आंसर एक्चुअली होगा, 2-3 बार पूछ लिया गया। एक्चुअली का मतलब होता है बीमांकिक, बीमा के अंक का जानकार। नेक्स्ट वर्ड है वायलेशन ऑफ द सैंक्टिटी ऑफ द चर्च। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैनी टाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड। हिंदी बताऊं, चर्च की पवित्रता को भंग करने वाला। अच्छा, चर्च की पवित्रता, क्या बात है, पढ़ने लग गए हो तुम, कल ही पढ़ा था। भूलोगे नहीं, नहीं। अगर क्लास में डिस्कस हो जाए ना तो फिर नहीं भूलोगे, अभी एग्जाम में आएगा ना तो लगा दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वायलेशन ऑफ द सैंक्टिटी ऑफ द चर्च, चर्च की पवित्रता। अच्छा, एक चीज और याद रखना, ये जो सैंक्टिटी लिखा है इसका मतलब पवित्रता। इसके अलावा अगर मंदिर की बात करें तो भी सैक्रिलेज ही आएगा ऑप्शन, है ना। सैक्रिलेज का मतलब होता है इंसल्ट, यानी किसी की इंसल्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे? अपमान, बेइज्जती, अपमान, अपमान। सैक्रिलेज का मतलब होता है अपमान। एक और अच्छा सा वर्ड, निंदा, ठीक है। इसके लिए एक और वर्ड है ब्लास्फेमी। तो यहां पर ब्लास्फेमी जो है ये भी काफी पूछा जाता है, सो राइट डाउन दिस थिंग टू। सो वायलेशन ऑफ द सैंक्टिटी ऑफ द चर्च, दैट इज कॉल्ड सैक्रिलेज और ब्लास्फेमी, ठीक है। जहां भी सैक्री, अब एक चीज और बता देती हूँ, इसको लिंक करो। सैंक्टिटी का मतलब पवित्रता, और इस पवित्रता को भंग करना सैक्रिलेज, है ना। तो ये इसको लिंक करके आप हमेशा याद करेंगे वर्ड को, तो याद हो जाएगा। बाकी सबके मतलब पता है, बड़े बड़े वर्ड्स हैं। हाँ, इन्फ्रिंजमेंट का मतलब भी उल्लंघन ही होता है, लेकिन वो जब आप कोई लॉ को तोड़ते हैं उसको इन्फ्रिंजमेंट बोलते हैं। ये जो इन्फ्रिंजमेंट है ना, इसका भी मतलब होता है किसी लॉ को ब्रेक करना, उल्लंघन करना, किसी बात को ना मानना, ठीक है। इरेवरेंस का मतलब होता है निरादर करना, डिसरेस्पेक्ट, ये शायद मैंने पहले कराया है, ठीक है, याद पहले वर्ड से। हाँ, रेवरेंस का, रेवरेंस कराया है, इरेवरेंस भी कराया है। ट्रांसग्रेशन का मतलब भी होता है उल्लंघन, मतलब जब भी आप कहीं किसी की बात को ना मान के काम करते हैं उसको भी ट्रांसग्रेशन कहते हैं। अब तो क्वेश्चन का लेवल देखिए आप, मेंस का क्वेश्चन है, लेवल ये है कि चारों का मतलब लगभग सेम है, लेकिन राइट ऑप्शन सैक्रिलेज है। अब सोचो अगर आपके पास डिक्शनरी होती और आपको ऑप्शन दिया जाता, डिक्शनरी से ये बिल्कुल नहीं आता। पहला ही आप देखते इन्फ्रिंचमेंट, आप लगा देते, दूसरा देखते कहते अरे वाह ये तो उससे भी बढ़िया, ये भी लगा देते। मतलब अगर सोचा जाए तो डिक्शनरी आपके काम नहीं आती यहाँ पे, तो यू हैव टू बी स्मार्ट। अच्छा, ऑफ वन माइंड और ओपिनियन, एक ही मत, एक मत को बोलते हैं सर्वसम्मति, ठीक है। नहीं, वो तो सजातीय होता है, यूनानिमस। होमोजीनियस का मतलब सेम जीन के, सजातीय, एक ही जीन के, एक ही वर्ग के लोग, वो अलग है, ठीक है। तो ऑफ वन माइंड और ओपिनियन, जब हम देखो क्या होता है कि जैसे ये पूरा क्लास है, आप किसी एक पॉइंट पर अग्री कर रहे हैं, तो ये मैं कहूंगी यूनानिमसली क्लास ने इस बात को डिसाइड किया है कि इंग्लिश का क्लास जो है वो 2 घंटे चलेगा, और सुबह चलेगा और एक भी नहीं आएंगे। आज आए हैं, आज मेरे को दिख रहे हैं, मतलब अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अदरवाइज मैं 5-5 10-10 बच्चे पढ़ा रही थी बैठ के। तुम नहीं आए थे? सैटरडे को तुम आए थे, मैं पूछ रही हूँ। अच्छा, हाँ, नहीं तो बाकी दिन आते हैं क्या? वगैरह नहीं आते बाकी दिन।
सबसे ज्यादा बच्चे किस दिन होते हैं? संडे को? ये तो एकदम ये वाइट लाई हो गया कि इंग्लिश की क्लास में आते हैं। हकीकत है। बाद में आते होंगे फिर क्लास में। 2 दिन छुट्टी हो जाती है, सैटरडे तो मैं क्लास लेती हूँ। सही है। अच्छा, तुम लोगों को प्रॉब्लम क्या है? अभी तो कोविड भी नहीं है और कोविड के केसेस आजकल नहीं निकल रहे हैं, तब एवरीथिंग इज पॉजिटिव विद योर लाइफ, देन व्हाई डोंट यू कम? मतलब आज तो आए हुए हैं, लेकिन यही बच्चे अक्सर नहीं आते। हम्म। हाँ, ये एक रीजन है, पेपर भी चल रहे हैं। पेपर के बाद देखो क्या होता है। हाँ नालायकों, हो गई बातें। बता, ये हो गया, समझ आ गया। ये वाला मैं कह रही हूँ, ऑफ वन माइंड और ओपिनियन, जब एक ही राय इसमें सारे लोग अग्री कर रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं सर्वसम्मति, है ना? एक ही माइंड, एक ही ओपिनियन, या तो एक माइंड की बात करो या एक ओपिनियन की बात करो, तो उसको बोलते हैं यूनानिमस, मतलब सर्वसम्मति से। इसका मतलब ये हुआ। बाकी वॉलेंट्री का मतलब होता है इच्छा से, मतलब स्वयं की इच्छा से। और होमोजीनियस का मतलब होता है सजातीय, मतलब सेम जीन्स के लोग को होमोजीनियस बोलते हैं। और रेफरेंडम का मतलब होता है जनमत संग्रह। ओके, रेफरेंडम इज अ थिंग कि सारे लोगों का मतों का कलेक्शन, दैट इज कॉल्ड रेफरेंडम, जनमत संग्रह। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर, राइट डाउन क्विकली, विल जंप टू द नेक्स्ट स्लाइड। हैव यू रिटन डाउन? यस, नो? हाँ बेटा, कुछ पूछना? सब ठीक? अच्छा, किसको समझ नहीं आ रहा ये बताओ? मुझे लग रहा है इसको समझ नहीं आ रहा, इसका पहला क्लास है, नहीं समझ आ रहा। आ, ओके, वहां से आओ, यहाँ पे बैठो। जब क्लास में कुछ समझ ना आए तो टीचर से बात करना शुरू कर दो। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? हाँ बैठ। हाँ जी, किस चीज की, किस एग्जाम की? एसएससी? अच्छा, तो अभी इस साल क्या सोच रखा है? मतलब इस साल तैयारी करेंगे, अगली साल एग्जाम देंगे, ऐसा ही ना? इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें मैं क्या करवा रही हूँ, ये आइडिया लग रहा है क्या? तो पूछो ना भाई, ये क्लास तुम्हारे लिए। आप पता है तुम लोग मुझे मेरे मेरे को जज करने आए, पूछ भी नहीं रहे। अरे तुम लोग शांत रहो 1 मिनट, उससे बात कर रही हूँ ना मैं। ये चल रहा है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी समझते हैं आप? वोकैबुलरी का मतलब होता है शब्दावली। शब्दावली जो बचपन में आप शब्द और अर्थ सीखते थे, ये उसी का थोड़ा सा नया फॉर्मेट है, ठीक है? तो अब इसको मैंने क्या किया, ये क्वेश्चन पूछा और 4 ऑप्शंस दिए। इंग्लिश आती है थोड़ी बहुत? हाँ, तो फिर ये पढ़ना आता है? हाँ, तो फिर क्या है, ये क्वेश्चन है, ये उसका आंसर मैंने बताया, उसको नोट डाउन करो। थोड़े दिनों बाद आपको सारी चीजें समझ में भी आएंगी और इंपॉर्टेंट भी लगेगी, तब इन्हीं चीजों को आप सर्च करोगे। अब जैसे ये देखो, पढ़ रहा है। क्वेश्चन है यहाँ पर, दिखाई दे रहा है सबको? लिखा हुआ है वन हु इज ऑलवेज डाउटिंग, जो हमेशा संदेह करता है, क्या बोलते हैं? यहां पर लिखा है सेप्टिक, डीस्ट, रैशनलिस्ट और पॉजिटिविस्ट। तुम लोग कह रहे हो डीस्ट। ये कह रही, क्या कह रही है? बी? अच्छा, जो हमेशा संदेह करता रहता है, मतलब जिसको हमेशा आपके ऊपर डाउट रहता है कि ये बंदा तो पक्का गलती करेगा, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? क्या बोला इसने? लड़कियां? बहुत हद है तुम लोगों से, जेंडर बायस्ड एनिमल। हु इज ऑलवेज डाउटिंग, जो संदेह करता है, उसको बोलते हैं सेप्टिक, ठीक है? संदेह करता, मैंने उसको एक नया नाम दे दिया, ये है सेप्टिक। सेप्टिक का मतलब होता है संदेह करने वाला। यू कैन लिंक इट विद योर टर्म, जो जिसके सेप्टिक होता है दिमाग में, वो सबसे ज्यादा डाउट करता है, ठीक है? सेप्टिक का मतलब संदेह, मतलब ये लिंक है जिससे कि आपको याद रहे हमेशा, जिसके दिमाग में सेप्टिक होता है वो सबसे ज्यादा डाउट करता है। ऑलराइट, अब नेक्स्ट वर्ड है डीस्ट।
देखो डीस्ट एक अच्छा वर्ड है, भगवान से रिलेटेड। डीस्ट का मतलब होता है ईश्वरवादी। इन हिंदी इट इज कॉल्ड ईश्वरवादी। राइट डाउन एवरीवन, ओके। सारे लोग इन सब चीजों को नोट करेंगे सो दैट दोबारा आपको फिर से मैं ये ना बताऊं, जब क्वेश्चन पेपर आए तो आप आंसर कर सकें। ओके, डीस्ट का मतलब होता है ईश्वरवादी। ईश्वरवादी को क्वेश्चन देखो, एक चीज और है, डीस्ट एक ऐसा स्टेट होता है जब आप भगवान को मानते हैं, पूजा पाठ में बिलीव नहीं करते, उसको डीज्म बोलते हैं। व्हेन यू डजंट बिलीव इन वर्शिप बट बिलीव्स इन गॉड, बट बिलीव इन गॉड, ठीक है, तो वो डीस्ट होता है, इसको ईश्वरवादी बोलते हैं। रैशनलिस्ट मतलब तर्कवादी। पॉजिटिविस्ट मतलब आशावादी। पॉजिटिविस्ट आशा को साथ लेके चलने वाला। खुश मत होइए, ये फीलिंग है, मोहब्बतें की ऐश्वर्या राय की तरह। अभी परसों नरसों में देख रही थी मूवी एंड आई रियलाइज कितनी बोरिंग थी और हम लोगों को कितनी पसंद आई थी उस टाइम। हाँ, देखी नहीं तुम लोगों ने? मत देखना, ऐसा कुछ नहीं है। ऑलराइट, दूसरा क्वेश्चन है कलेक्शन ऑफ स्लेव्स। अ कलेक्शन ऑफ स्लेव्स। हाँ, गुड गुड गुड। दासों का जो समूह होता है, अ कलेक्शन ऑफ स्लेव्स मतलब दासों का जो समूह होता है। अच्छा, वैसे मैं आपको बता दूं, दासों का समूह हो या गुलामों का या फिर किसी पर्टिकुलर ग्रुप का, उसको हम कौफल ही बोलते हैं। कौफल का मतलब एक तरीके से संगठन या दल ही होता है। दल होता है ना कौफल। अब ये इसमें गुलाम भी आ सकते हैं, इसमें पुजारी भी आ सकते हैं, इसमें और भी लोग आ सकते हैं, मतलब किसी भी तरीके, एक ही तरीके के लोग कौफल ही कहलाते हैं। हाँ बताओ। नहीं, पॉलिटिशियंस का अलग दल होता है, अभी बताऊंगी मैं। देखो, हाँ, स्लेव्स का कलेक्शन हो गया तो कौफल होता है। किसका? अरे पागल, ये बताओ। अरे ये तुम्हें दास क्या क्या लगता है? नहीं, नॉन लिविंग का नहीं, उसका अलग होगा, उसके लिए कुछ और वर्ड आएगा, जैसे फ्लॉक है, हर्ड है, पोजे है, कई सारे वर्ड्स हैं। कई सारे वर्ड्स कई सारी चीजों के लिए है। इसका राइट आंसर कौफल होगा। और बाकी अलग अलग चीजों के अलग अलग दल हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास, आप अपने 4-5 लोगों को लेकर के चल रहे हैं, तो उसको बोलेंगे कंपनी। कंपनी का मतलब होता है संगठन। ओके, सो ये भी एक तरीके का कलेक्टिव नाउन ही है, संगठन। और एक हो गया क्रू। क्रू का मतलब होता है कर्मी दल, मतलब जैसे यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं 4-5, उनको हम क्रू बोलेंगे। जैसे फ्लाइट अटेंडेंट होते हैं, उनका पूरा ग्रुप होता है, वो क्रू बोला जाता है ना, कर्मी दल हो गया। ये भी आपका कलेक्टिव नाउन ही है। फिर है कॉटेज। कॉटेज जो होता है, जैसे डेड बॉडी ले जाते हैं 4-5 लोग और उसके पीछे कई सारे लोग चल रहे होते हैं, उसे कॉटेज बोलते हैं। कॉटेज को हिंदी में जुलूस बोलते हैं। यूनियन का मतलब संगठन होता है, और यूनियन का मतलब सबका एक ही विचारधारा हो। देखो, यूनियन एक अलग चीज है। यूनियन का मतलब संघ होता है, और संघ में लोगों की आइडियोलॉजी सेम होती है, बट जो क्रू होता है उसमें आइडियोलॉजी वर्क नहीं करती, मतलब आइडियोलॉजी से कोई मतलब ही नहीं है, वो तो आप कार्य कर रहे हैं इसीलिए आप साथ में हैं। समझ रहे हैं ना? यूनियन एक बहुत अलग और डिफरेंट चीज है। किसने पूछा था ये? हु एस्क्ड दैट? मतलब नहीं, अच्छा क्वेश्चन था, मतलब यूनियन इज अ डिफरेंट थिंग। ओके, यहाँ पर कॉफल इज द राइट ऑप्शन। याद हो रहे हैं तुम लोगों को? अगर मैं पूछूं, चलो ठीक है, मैं अब पूछ लेती हूँ। बताइए, जो हमेशा डाउट करता रहता है, वन हु इज ऑलवेज डाउटिंग, क्या होगा? हाँ, तुम लोगों ने 2 सेकंड लगाए, मतलब कुछ ने देखा, कुछ ने आंसर दिया। चलो ठीक है, बताइए ईश्वरवादी की इंग्लिश मैंने क्या बताई थी? डीस्ट। ओके, डीस्ट। हाँ, बताइए आप लोग, व्हाट इज बाइगैमी? गैमी का मतलब, गैमी का मतलब विवाह यानी शादी, और बाई का मतलब टू होता है गाइस। तो अगर मैं जैसे मैंने पॉलीगैमी बताया था, पॉली का मतलब बहुत हो गए, और मैंने बाई बताया तो 2 हो गए। बाइगेमी मतलब द्वि विवाह, ठीक है। अभी ये भी पूछूंगी मैं।
क्वेश्चन क्या है? नॉट लाइकली। महिला पुरुष को मत देखो। तो पिक्चर लगा भर दो तुम लोगों के क्लास में। नॉट लाइकली टू बी इजीली प्लीज, जिसको आसानी से प्लीज नहीं किया जा सकता, खुश नहीं किया जा सकता। कैसे लोग होते हैं वो? इस क्लास में नहीं है इस बार। इस क्लास में सारे सारे मस्त हैं, सारे बढ़िया है। फैस्टिडियस होता है। फैस्टिडियस का मतलब तुनक मिजाज। तुनक मिजाज समझते हैं ना? कैसे? सबका गर्ल्स, तुम लोग ये लड़के बहुत बोलते हैं। व्हाई डोंट यू स्पीक, कीप स्पीकिंग। बताओ फैस्टिडियस क्या होता है, मतलब व्हाट काइंड ऑफ क्या कहते हैं बिहेवियर? फूफा। दैट इज द राइट एग्जांपल, शादी वाले फूफा। मतलब ये ऐसा होता है, सबके साथ होता है, रिलेटेबल है। मतलब अगर फूफा जी आए हैं तो या तो उनकी सेवा की जाएगी, नहीं की जाएगी तो वो फैस्टिडियस बन जाएंगे, तुनंग मिजाज। तो आप सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। माई फूफा इज अ फैस्टिडियस पर्सन। आपको फूफा की मैम इंग्लिश क्या है तो सोचो खुद ही। जिसकी इंग्लिश नहीं आती उसको हिंदी में ही बोल देते हैं। मेरी तरफ क्या देख रहे हो, मैं बताऊं? खुद ही सोच लो। एक्चुअली ऐसा नहीं है, अंग्रेज जो है वो हर हर चीज को अलग तरीके से बोलते हैं, तो तुम लोग भी थोड़ा इनोवेटिव हो जाओ। अच्छा, फैस्टिडियस का मतलब तुनक मिजाज हो जाएगा। और इनफैलिबल, ये तो हो गया हमारा राइट आंसर। और अब आ गया इनफैलिबल। इनफैलिबल को हम जरा लिंक करके पढ़ेंगे। देखो, फैलिबल का मतलब होता है फेल हो जाना, और इनफैलिबल का मतलब फेल ना होना। ठीक है। देखो, इन एक सफिक्स होता है, इन किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में जब आए तो बेसिकली ये नॉट को डिनोट करता है। इन होता या एर होता, तो ये इन हो गया। इनफैलिबल इसका मतलब होता है अचूक। दैट, अब इसको इंग्लिश में पूछा जाएगा, दैट कैन नॉट गेट फेल्ड, दैट कैन नॉट बी फेल्ड। जो फेल ना हो सके उसको इनफैलिबल मतलब अचूक। ठीक है, याद हो जाएगा लिंक करके। इनफैलिबल ना फेल होने वाला, ना चूकने वाला, जो चूकता नहीं है कभी। मतलब अगर उसको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो वो करेगा ही, मतलब अगर उसे कोई कार्य करना है तो वो करेगा, तो उसको बोलते हैं इनफैलिबल। ठीक है। अब आते हैं फेटलिस्ट। इसको भी ब्रेक करेंगे। फेट का मतलब होता है भाग्य, और फेटलिस्ट का मतलब होता है भाग्यवादी। तो लिस्ट जहां पे लग जाए वहां वादी, मतलब जनरली एक और वर्ड है, अगर आईएसटी कहीं पर लग जाए तो वो वादी हो जाता है। जैसे फेमिनिस्ट महिलावादी हो गया, सोशलिस्ट समाजवादी हो गया। क्या? हाँ, वो फैटल अलग है, फेटल अलग है, मतलब फेट अलग है, ये फेट से बना हुआ वर्ड है। वैसे फैटल सही कह रही है, जानलेवा। हाँ, तो ये फैटलिस्ट हो गया। फेटलिस्ट बेसिकली इसका प्रोनाउंसिएशन फैटलिस्ट नहीं, फेटलिस्ट है, फेटलिस्ट है ना। इसको बोलते हैं भाग्यवादी। भाग्यवादी मतलब भाग्य पर भरोसा करने वाला। कम्युनिस्ट मतलब साम्यवादी। अभी आप पढ़ोगे थोड़े दिनों में वर्ल्ड हिस्ट्री, तब आपको कम्युनिज्म बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। यूपीएससी एस्पिरेंट्स पढ़ेंगे, एसएससी वाले नहीं पढ़ेंगे। हो सकता है एसएससी वाले भी थोड़ा पढ़ ले, भाई पढ़ते तो हैं ही सारे। हाँ हाँ। ओके, क्लियर हुआ। नॉट लाइकली टू बी इजीली प्लीज मतलब फैस्टिडियस। अच्छा ठीक है, बताइए। ग्रुप ऑफ स्लेव्स क्या बोलते हैं? वफल। ओके। अच्छा, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कैरी अ डेड बॉडी, कॉटेज बोलते हैं। अभी मैंने कहा जो डेड बॉडी कैरी करते चलते हैं उसको जुलूस बोलते हैं, कॉटेज। ऑलराइट। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास करना। हाँ, देखो एक चीज मैं बताती हूँ, प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास भी होता है, प्रैक्टिस का मतलब प्रथा भी होता है। ठीक है। जो प्रैक्टिस जो होता है ना, प्रैक्टिस, इसका मतलब अभ्यास भी होता है, इसका मतलब प्रथा भी होता है। तो द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मैनी वाइव्स,
बहुत सारी बीवियां रखने की प्रथा को क्या कहा जाता है? अब बहुत सारी बीवियां मतलब बहुत सारी शादियां, अब बहुत सारी शादियां मतलब पॉलीगैमी, है ना? बता तो मैंने दिया ही है, अगर मैं नहीं भी बताऊं तो भी आंसर पता चल जाएगा। पॉली का मतलब बहु और गैमी का मतलब विवाह, तो बहु विवाह मतलब पॉली। अच्छा, अगर ये होता कि प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मैनी हस्बैंड्स एंड वाइफ्स, तो पॉलीएंड्री हो जाता। ठीक है, ये दोनों केस में काम करता है, इनका अपना अलग है। अगर हस्बैंड बहुत सारे हैं जिसके, उसको पॉलीएंड्री बोलते हैं। एंड्रो का मतलब मैन होता है ना, तो एंड्री, पॉलीएंड्री, गेमी का मतलब शादी होता है, तो उस तरीके से। खैर, बाईगेमी द्विविवाह, बाई जहां भी आएगा वो टू को रिलेट करेगा हमेशा। और कैलीग्राफी क्या होता है? कैली का मतलब, कैली जहां भी आएगा वो हमेशा गुड या ब्यूटीफुल को डिनोट करेगा। ग्राफी का मतलब राइटिंग, तो कैलीग्राफी का मतलब हो जाएगा सुलेखन। सुलेखन, ठीक है। और पॉलीएंड्री का मतलब बहुपति। बहुत सारी ऐसी मेट्रियार्कल सोसाइटीज हैं जहां पर पॉलीएंड्री चलता है। बेसिकली ये ट्राइब्स में ज्यादा चलता है। अगर आप लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा डीप में तो आपको पता चलेगा कि पॉलीएंड्री थोड़ा ज्यादा मतलब वर्क कर रहा था। अच्छा, वैदिक एज में एक टाइम पीरियड ऐसा आया था जब मेट्रियार्कल सोसाइटी हो गई थी। आपने पढ़ा है एंशियंट हिस्ट्री? अगर नहीं पढ़ा तो मैं बता रही हूँ आपको। वैदिक एज में एक ऐसा टाइम आ गया था जब सोसाइटी मेट्रियार्कल हो गई थी, तभी इतना बड़ा डिस्टरबेंस आया कि मतलब महिलाओं को, उस टाइम भी बहुत इंटेलिजेंट महिलाएं थी। आपने नाम सुना होगा, घोषा, अपाला, विश्वसारा। हैव यू हर्ड दोज नेम्स? अभी आप पढ़ेंगे थोड़ा, वैसे ये नॉर्मल बुक्स में नहीं होगा। अगर आपका जैसे मेरा सब्जेक्ट है तो इसीलिए मुझे पता है, तो आप लोग जो है ना उसको पढ़ें। मतलब इट इज़ अ वेरी नाइस थिंग कि जैसे हम लोग अभी पेट्रियार्की को सोच सोच के रोते हैं, तो उस टाइम अचानक से फिर रिवोल्यूशन आया, ब्राह्मणों का एक ग्रुप बन गया, है ना? मतलब सारे ग्रुप्स अलग अलग कर दिए गए, जिससे कि मतलब महिला मेट्रियार्कल सोसाइटी ज्यादा आगे ना बढ़े। दिमाग उसी टाइम लगा लिया था, तो पेट्रियार्की जो है वहां से चलती चली आ रही। हालांकि देयर आर सो मैनी ट्राइब्स राइट नाउ जहां पर मेट्रियार्कल सोसाइटी है, जहां पर मतलब महिलाओं का ज्यादा इंपॉर्टेंस है। उसके थोड़ा सा, हाँ कह सकते हैं उसका थोड़ा सा पहले का टाइम। पढ़ा है थोड़ा बहुत। टेक ग्रेट प्लेजर, नहीं, ओवरहॉल का मतलब काया पलट होता है। ग्रेट प्लेजर, अब सेटिस्फाइड भी नहीं है, ओवरहॉल भी नहीं है, दो बचे। बताओ, सोचो। चलो मैं ही बता देती हूँ। देखो, टेक ग्रेट प्लेजर जो प्लेजर की बात करता है, मतलब विलासी। विलासी या विलासिता को प्यार करने वाले को बोलते हैं रेवल। रेवल जो है ना, रेवल हमेशा विलास में रहने वाला, विलासपूर्ण व्यक्ति। हाँ, बहुत सारे हैं। अभी मैं किसी का नाम ले लूंगी तो तुम लोग चिढ़ जाओगे। मजाक कर रही हूँ। आई वॉज टॉकिंग अबाउट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। Okay. Anyways, don't take it otherwise. I know you guys are like driven by the society. Anyways, rebel means विलासपूर्ण व्यक्ति। आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं। इसके लिए एक और वर्ड है हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट जो होता है वो अपने आप को ज्यादा प्यार करता है, और उसको अपना सुख जो है वो सबसे बढ़कर होता है। तो हेडोनिज्म इज एन आइडियोलॉजी। तो वो ग्रेट प्लेजर के लिए ये दोनों वर्ड्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। अभी आते हैं अपहोल्ड पर। दूसरा वर्ड है अपहोल्ड, इसका मतलब होता है कायम रखना। ठीक है, कायम रखना। हाँ, जैसे कहते हैं कि द वर्डिक्ट हैज बीन अपहोल्डेड बाय द कोर्ट। सेटिस्फाइड का मतलब खुश, संतुष्ट। और ओवरहॉल का मतलब होता है गाइस काया पलट। काया पलट, यू अंडरस्टैंड कि जैसे अब आप अपने गांव जाओ काफी सालों बाद, तो आपको लगेगा कि वहां तो काया पलट हो गया। सब सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी गांव से जुड़े होते हैं।
क्लियर हुआ ये? पूछूंगी मैं बाद में। ओके, द महाभारता इज अ लॉन्ग पोएम बेस्ड ऑन अ नोबल थीम। ये क्या है? ये तो बचपन से ही पता होता है। इट इज एन एपिक। ये एक महाकाव्य है, सबको पता है। अगर इसमें भी गलती की तो बेवकूफ हो तुम, महाकाव्य है ये। महाकाव्य। अच्छा, समरी का मतलब सारांश। स्टोरी पता ही होगा। नरेशन का मतलब कथन होता है। इट इज अ स्टेटमेंट। नरेशन मीन्स स्टेटमेंट। ओके। आगे सर, आगे 5 मिनट। हाँ, अ पर्सन हु एब्सटेन्स कंप्लीटली फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक्स। एब्सटेंस का मतलब पता है? किसने बताई? एब्सेंस का मतलब बचता है, ठीक है, दूर भागता है। जो दूर भागता है कंप्लीटली फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक्स, जो शराब से दूर भागता है, उसको क्या बोलते हैं? टीटोटलर, डेरेलिक्ट, सब्जंक्टिव या इंक्रिमिनेटरी? सही बताया इसने। टीटोटलर है, कई बार पूछा गया है। टीटोटलर का मतलब शराब से दूर रहने वाला। शराब से दूर रहने वाला। ठीक है। बाकी डेरेलिक्ट का मतलब होता है त्यागा हुआ। अगर कोई भी चीज त्याग दी जाए तो वो डेरेलिक्ट हो जाएगी। इनक्रिमिनेटरी मतलब दोष लगाया जाने वाला, जिस जिस पर आप अभियोगी, एक तरीके से दोष लगाना, इंक्रिमिनेट करना। सब्जंक्टिव मतलब प्रजा। राइट ऑप्शन हो गया टिटोटलर। ठीक है, ये मैं आपसे 15 क्वेश्चन हो गए हैं, और 15 हर मतलब क्वेश्चन में 4, 13 ही हुए हैं। बीच में गायब थे 2-3। चलो करा देते हैं 2 और। चलो करा देते हैं फिर। बताइए। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, ये दिखाई दे रहा है रेड कलर? हाँ, जो स्ट्रॉन्ग डिसलाइक होगा उसे क्या बोलेंगे? इसमें लिखा हुआ रेसिप्रोसिटी, इसका मतलब होता है पारस्परिकता। चलो अच्छा, अब ठीक है, मैं तुम लोग को मीनिंग बता देती हूँ, फिर देखती हूँ तब भी सही आंसर आता है कि नहीं। रेसिप्रोसिटी का मतलब होता है आपस में, मतलब पारस्परिकता। एंट्रीटी का मतलब होता है क्षमा मांगना, या किसी किसी चीज की विनती करना। एंट्रीटी का मतलब होता है विनती करना। मैलिस का मतलब होता है द्वेष। और एनिमोसिटी का मतलब होता है, अब आ गए 2। देखो, जब हम स्ट्रॉन्ग डिसलाइक की बोलते बात करते हैं तो एनिमोसिटी राइट ऑप्शन आता है। अब इस वाले क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है, दोनों ऑप्शन सेम ही दे दिए, लेकिन द्वेष जो है वो थोड़ा सा अलग है एनिमोसिटी से। एनिमोसिटी का मतलब आपस में नफरत ही होता है, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक ही होता है, तो इसमें कंफ्यूजिंग था। अच्छा, दूसरी चीज, सी और डी में जब दोनों सेम होंगे तो हम जो पहले आएगा ना उसी को चूज करेंगे। तो ये और एक रीजन है, आप कहो कि मैडम दोनों के मीनिंग्स ऑलमोस्ट सेम है, व्हाई डिड यू चूज सी? तो दैट इज द रीजन कि सी पहले आया तो हमने सी चूज कर लिया। तो दैट वाज द रीजन। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, ये नोट करो, उसके बाद आते हैं होमवर्क पे। कर लिया होगा? नहीं किया था? चलो,
अच्छा, ये दो क्वेश्चंस हैं, इनको हम कल करेंगे, आपसे पूछेंगे डायरेक्टली, आपको इसके आंसर्स निकाल के आने हैं। तो 8 वर्ड्स हैं, आपको 8 वर्ड्स याद करने हैं। आप चाहो तो लिख लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। 8 वर्ड्स मैं पूछूंगी, द डे आफ्टर, ओके, देर इज दिवाली, द दिवाली। सो हाँ, मेरी क्लासेस जो है वो अब नहीं लगेंगे इस वीक, इस मंथ, वो अब नेक्स्ट मंथ आऊंगी मैं। आई एम गोइंग समवेयर एल्स। अब आप देखो मेरा, हाँ, टुडे इज 18, सो आई विल बी कमिंग हियर आफ्टर 30। ओके, तो मुझे लगता है ये मेरा, अगर क्लास होगा तो कल मैं दोबारा से लगवा सकती हूँ, थोड़ा तुम लोगों को प्रेशर बनाने के लिए, अदरवाइज इट वुड बी फाइन। हाँ, हाँ, थर्सडे को ऑफ होगा, या हो सकता है थर्सडे को आ जाऊँ अगर नहीं जाती हूँ तो, या ओके। ओके गाइस, सी यू, बाय बाय।